हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स का पार्ट 2 हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक हम लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हम लोग समझ चुके हैं जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, कैसे आए, कब आए, फर्स्ट मिलेनियम बीसी क्या होता है, सेकंड मिलेनियम बीसी क्या होता है, सेंचुरी में क्या होता है, एडी क्या होता है, सब कुछ हम अभी तक कवर अप कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके आपकी एसएसटी की अभी तक की पूरी ही प्लेलिस्ट प्रिपेयर हो रखी है। चैप्टर 1, 2, 3 उन सबके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 आप सब कुछ चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच अभी तक की वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। चलो आज हम शुरू करते हैं आपका वर्ण जाति सिस्टम। आज हमें यहाँ से अपना चैप्टर की शुरुआत करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम चैप्टर को डिटेल में सब कुछ आपका समझते हुए चलते हैं। हम लोग सारा कुछ कवर करते हैं, लाइन बाय लाइन हम समझते हैं, विजुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी समझते हैं। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आज वर्ण या जाति सिस्टम। वर्ण क्या होते हैं, जाति क्या होती है, इन सबको हम लोग समझेंगे, कैसे ये फॉर्म हुए उसको भी समझेंगे। देखो कह रहे we saw earlier how human societies grew more complex with the rise of civilization। अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं सिविलाइजेशन आपकी दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है आपकी अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन का मतलब होता है शहर से, एक आपकी होती है रूरल। अच्छा अब देखो, जैसे आपने अर्बन सिविलाइजेशन देखी, हमने अर्बन में अभी तक दो के नाम देखे। जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है अर्बन की, वो कौन सी है हमारी, जो आईबीसी की हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो, ठीक है। सेकंड उसके बाद हमारी आती है सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन, वो कौन सी है हमारी, जो गंगा प्लेन्स के पास होती है। पहले लोग आईवीसी के पास रह रहे थे और फिर लोग वहां से शिफ्ट होके गंगा प्लेन्स की तरफ आ गए थे। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या हुआ था एग्जैक्टली, लास्ट वीडियो में सब कुछ समझा रखा था। वहां पे आप लोगों जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं ये हुआ, ये तो आपका वो अर्बन है। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब है जहां पर आपके यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी है, फैसिलिटीज भी है, आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, आप ट्रेड तक कर रहे हो, आप सब चीजें यहाँ पर कर रहे हो, तो बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ रूरल सिविलाइजेशन की, इसका मतलब होता है गांव वाली सिविलाइजेशन। भाई जहां पे इतना कुछ नहीं है, बहुत फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो है लोग जिंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल सब कुछ चीज चल रही है, वो आपका है रूरल और वो आपका था अर्बन। अब देखो हमने ये देखा है कि जैसे जैसे सोसाइटीज बढ़ती हैं, जैसे सोसाइटीज और ग्रो करती हैं और आपका बढ़ता है, तो सिविलाइजेशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, आपने देखा था किस तरीके से आपके जब लोग आईवीसी से, यानी कि जब आईवीसी जो आपके इंडस वैली के पास है, जब लोग यहाँ पे थे, जब यहाँ से लोगों ने नदन प्लेन्स में शिफ्ट करा था, तो यहाँ पे लोगों ने क्या करे थे बच्चा, ग्रुप्स फॉर्म करे थे। क्या फॉर्म करे थे, ग्रुप्स, जिन्हें हमने क्लैंस कहा था। जो भी लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम उनका कस्टम है, सेम कल्चर है, उन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स फॉर्म करे थे। इन्हीं ग्रुप्स को जहां पे ये लोग रह रहे थे, उसे हमने बोला, उस जगह को, उस एरिया को हमने बोला टेरिटरी, सॉरी आपका टेरिटरी यानी कि जनपद, जहां पे लोगों ने कदम रखे। अब जब सेम लैंग्वेज के लोग यहाँ भी रह रहे हैं, सेम के लोग यहाँ भी रह रहे हैं, सेम के लोग यहाँ भी रह रहे हैं, इन सबके जनपद अलग अलग है, लेकिन इन लोगों ने सोचा ऐसा करते हैं, मर्ज करते हैं, हम मिला देते हैं, क्योंकि हम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जब इन लोगों ने इन जनपद को मर्ज कर दिया, इसे हमने क्या कहा था बच्चा, महाजनपद। यही था अपना सिंपल। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि भैया ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनती जाती है, और जब भी ऐसा होता है तो सोसाइटी जो है खुद को कुछ ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लेती है, जो हम पहले ही समझ चुके हैं, अभी फिर समझा चुकी हूँ। क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप बन जाते हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे लोगों के ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। अब वो अलग अलग चीजों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलीजन क्या पता उन लोगों का सेम हो, एजुकेशन उनकी सेम हो, ट्रेड सेम कर रहे हो, अलग प्रोफेशन हो, फार्मिंग कर रहे हो तो फार्मर्स का अलग ग्रुप बन गया, जो क्राफ्ट पर्सन है, जो हाथ का काम कर रहे हैं, उनका अलग ग्रुप बन गया। सब चीज जो है यहाँ पर चल रही। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखा रखी है, एक ये है और एक आपकी ये है। ये वाली क्या है, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा क्या है, ये देखो, ये जो है ना, ये आपका है सांची स्तूपा। ये बुद्धिस्ट के द्वारा बनवाया गया था, बुद्धा के द्वारा बनवाया गया था। स्तूपा है ये बेसिकली, आपको ये बहुत जगहों पे बेसिकली यहाँ पर है ये सांची स्तूपा। तो कह रहे हैं यहाँ का जो पैनल है ना, इस पैनल पे ये सब चीजें यहाँ पर बनी हुई है। ये बहुत ब्रीफ में दिखा रखा है फिर आपको। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पैनल दिखा रखा है जिसमें कुछ यहाँ पे मेटल का काम करने वाले लोग हैं,
यहाँ पे देखो कुछ लोग हैं जो लकड़ी लेकर आ रहे हैं, इस तरीके से देखो यहाँ पर ये लोग लकड़ी लेकर आ रहे हैं, ये जो कुछ उसको काट रहा है, ये पानी लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग हैं देखो यहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं, लकड़ी लेकर आ रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं। ये कुछ जो लोग हैं यहाँ पर वो आग जला रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आग को ऐसे करके जला रहे हैं। ये आयरन को बीट कर रहे हैं, देखो आयरन को जो उस टाइम पे वो है लोहा है उसको काट रहे हैं, बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो सब जो है लोग अलग अलग काम यहाँ पर कर रहे हैं, वो अपने दिखा रखा है। सेकंड देखो जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, पंच मार्क कॉइन, जो कि इंडिया में यूज होने वाले फर्स्ट कॉइन थे, जिनको सिल्वर के सॉफ्ट मेटल से बनाया गया था, जिसमें पंच मार्क के उस पर मार्क पड़ गया हो, दैट इज कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स, जो कि आपको अलग अलग सिटीज दिखा रखे नॉर्थ इंडिया की, यहाँ से ये कॉइन्स आ रखे हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे पंच मार्क कॉइन्स यहाँ पर दिखा रखे। समझ में आ गई ये वाली बात? चलो आगे देखो, अब यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं एक्सप्लोर करो, आप थोड़ा सा खुद बताओ। Why should a complex society divide itself into such groups? आपको ये बताना है कि एक सोसाइटी है वो अपने आप को ग्रुप्स में क्यों बांट देती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात है। सोसाइटी खुद को क्यों बांटती है? एक अलग ग्रुप बनाने के लिए, ताकि ये हो सके भैया इन लोगों का, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का, हर इनका एक ग्रुप है, यानी कि सोशल डिविजन करने के लिए, यानी कि अपना रोल बताने के लिए बेसिकली ये लोग अपने आप को बांट लेते हैं। जैसे अभी क्या है, हमारे यहाँ पे कास्ट होती है, ये अभी आप आगे समझोगे। अभी हमारे मान लो कास्ट है, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी, इस तरह का कास्ट सिस्टम है। अब क्या है कि हमें ये पता, अब देखो आज के टाइम पे हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो काम जनरल कर रहे हैं वो एससी नहीं कर सकते, जो एससी कर रहे हैं वो जनरल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कास्ट सिस्टम है, वो अपना अभी समझोगे आप कैसे कैसे आए ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करें, स्पेशलाइजेशन के लिए, अपने स्पेसिफिक रोल्स के लिए। भाई मुझे पता है कि अगर ये फार्मर्स का ग्रुप है तो यहाँ पर ये फार्मिंग ही करते होंगे। भाई फार्मर्स का ग्रुप मेटल का काम तो करेंगे नहीं। अगर ये भाई ये मेटल का ग्रुप है तो ये मेटल का ही काम करेंगे, ये फार्मिंग का काम तो नहीं करेंगे। अपने स्पेसिफिक रोल्स को बताने के लिए, सोसाइटी में डिवाइड होने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए खुद को कि हमारा रोल ये है और हम डिवाइड हो रखे हैं, इस वजह से वो ऐसा करते होंगे। फिर आपको बताना है कुछ और प्रोफेशंस के बारे में बताना है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे सोसाइटी में होंगे। फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई कई बार बता चुकी हूँ, 1000 से लेकर के, जब मैं 1 बीसी की बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, यानी कि 1000 साल का जो ये ड्यूरेशन है उसे हम बोलते हैं मिलेनियम। और क्योंकि फर्स्ट मिलेनियम है यानी कि 1000 से लेकर के 1 बीसी तक का टाइम की बात मैं कर रही हूँ। अब आपको बताना है और कौन से प्रोफेशंस, काम जो है उस टाइम पे लोग करते होंगे। भाई क्या पता कुछ लोग पुजारी हों, प्रीस्ट बोलते हैं, क्या पता कुछ लोग स्क्राइब हो। स्क्राइब का मतलब क्या होता है, जो कोई भी टेक्स्ट है उसको लिखता है ना, जो कॉपी कर रहा है बैठ के। और सपोज मैंने आपको एक कॉपी दी, आप लिख रहे हो, आप बस कॉपी कर रहे हो उसको जो लिखा हुआ है, तो आप स्क्राइब हो। उस समय पे लिटरेचर होती थी बुद्धिस्ट की, जैन की, वैदिक की, कुछ पुराण लिखी गई, जो भी लिखा गया है उसको अब उस टाइम पे, क्योंकि इतनी ज्यादा आज के टाइम पे जैसे फोटोकॉपी की मशीन है, उस टाइम पे फोटोकॉपी की मशीन तो होती नहीं थी। कोई एक इंसान होता था, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोग होते थे जो जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसको कॉपी करते थे बैठकर, उन कॉपी करने वालों को बोलते थे स्क्राइब्स। तो ऐसे भी लोग होते थे। फिर कह रहे हैं स्किल्ड मर्चेंट्स होंगे, कुछ मतलब जो सीखे साखे, जिनको आता है, स्किल है उनके पास ट्रेड करने की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, वो यहाँ पर हो गए आपके मर्चेंट्स। तो ये जो है अलग अलग काम उस टाइम पे होते होंगे। अच्छा अब देखो, अब आपसे कह रहे हैं इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल दोज ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वर्क एंड वर्क इन हार्मनी। भाई ऐसा नहीं है लेकिन कि उस सोसाइटी में जो लोग हैं वो एकदम से हाँ ठीक है तू अपना काम कर, अरे भाई तू अपना काम कर, मैं तेरे काम में क्यों इंटरफेयर करूं, ऐसा नहीं था। लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते थे और बहुत भाईचारे से, आराम से मिलजुल कर ही वो लोग काम करते थे और हेल्प भी करते थे एक दूसरे की। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो डिविजन है ना, इनकी वजह से इनइक्वालिटी आती है। ये बहुत सिंपल बात है, आई थिंक इससे आप पढ़कर रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, आपने कहा ये फार्मर का ग्रुप है, ये ट्रेडर्स का ग्रुप है, ये आपका मर्चेंट्स का, मतलब ट्रेडर्स मर्चेंट्स की बात है, ये उनका ग्रुप है, ये मेटल वर्कर का ग्रुप है, आपने ग्रुप बना दिए। एक चीज समझो जरा भी, ये है एग्रीकल्चर वाला। अब मैं आपके 3 ग्रुप की बात करती हूँ, ये एग्रीकल्चर है, ये मर्चेंट है ट्रेड करने वाला, और ये आपका है मेटल वर्कर, लोहे का काम करने वाला। एक चीज ना, मुझे थोड़ा सोच के बताओ, किसके पास पैसे ज्यादा होंगे, किसके पास पैसे ज्यादा होंगे। भाई अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री, जो आपका ट्रेड वाला है, जो पर्सन ट्रेड कर रहा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा। एग्रीकल्चर वाला इतना नहीं कमा पाएगा क्योंकि कई बार लॉस हो सकता है, और मेटल वर्कर नॉर्मल सा एक आर्ट पर्सन है बेसिकली, वो इतना अर्न नहीं कर पाएगा।
तो एक टाइम तो ऐसा है जहां पे हमने जब ग्रुप फॉर्म करे तो ग्रुप्स आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, वो इसकी हेल्प भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से ये सामान ले रहे हैं और इसको अपना मेटल का सामान ये दे रहा है, तो ये काम चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हारमोनी में यानी कि दोस्ती यारी में खूब अच्छे खासे भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनमें थोड़ी सी इनइक्वालिटी होगी, इक्वल नहीं होंगे, ये एक डिविजन इनमें हो गया इनइक्वालिटी का, मतलब जो डिविजन हुआ है, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आएगी। इसको पता है मैं बहुत अच्छा खासा कमाने वाला हूँ, तो ये इसको थोड़ा सा अपने आगे कम समझेगा, ये इसको भी कम समझेगा कि ये तो और कम कमाएगा मेटल वर्कर। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ रही है। क्या आ रही है? इनइक्वालिटी आ रही है। ठीक है, कह रहे हैं जो कई ग्रुप्स है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, कई बार जब इस तरह डिवीजन फॉर्म होती है तो उससे इनइक्वालिटीज भी जनरेट होती हैं। जैसे आज भी क्या है, जो रिच है वो रिच है, जो पुअर है वो पुअर है, तो इनइक्वालिटी है नहीं, और ये डिवीजन की वजह से आई है, इसलिए यहाँ पर इसकी बात करी गई है। तो वही कह रहे हैं कई जो ग्रुप्स है वो बहुत ज्यादा पैसे एक्वायर कर लेते हैं, उनके पास पावर ज्यादा होती है, इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, लेकिन बाकी ग्रुप्स नहीं कर पाते हैं। In other words, while equality is an ideal that human society have often aspired to, very few, if any, have ever achieved it। कि भैया जब ह्यूमन सोसाइटीज फॉर्म होती हैं तो वो जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं वो ये चाहती हैं, ये सोचती हैं कि हाँ जी हम इक्वल रहेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में कुछ ही सोसाइटीज होती हैं जो कि एक्चुअल में इसको अचीव कर पाती है, बाकी सोसाइटीज जो है वो इसको अचीव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, इन इंडिया में क्या होता है, जो सोसाइटी है वो टू फोल्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइज हो रखी है। टू फोल्ड सिस्टम है, एक यहाँ पर आपका जाति और एक यहाँ पर आपका वर्ण। देखो दोनों को समझते हैं, कहते हैं जाति क्या है, एक ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल, एक ग्रुप है और कम्युनिटी है बेसिकली लोगों की, विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, जिनका क्या है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, वो उस काम को करते हैं, क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड, जिससे उनकी जीवन रेखा चलती है। जाति क्या हुआ, सिंपली ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक ऑक्यूपेशन है, तो वो अपने काम को कर रहे हैं। कह रहे द स्किल्स दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर जाति, वो स्किल्स जो कि एक जाति को डिफाइन करती है, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर में कोई स्किल लग रही है, ठीक है। अब मेटलर्जी का मतलब क्या है, जो हम मेटल को निकालते हैं, जमीन में से निकाला हमने, और निकालेंगे उसका, फिर उसका यूज करेंगे, वो सब काम को हम बोलते हैं बच्चा मेटलर्जी। वो कह रहे हैं कॉमर्स कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, और कोई भी क्राफ्ट अगर हम कर रहे हैं, तो ये जो भी स्किल लगती है ना इन सब काम को करने के लिए, वो स्किल बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर खुद ही हो जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कह रहे हैं ऑफन अ जाति गेट सब फर्दर डिवाइडेड। अब क्या होता है भैया, जाति भी और डिवाइड हो गई है। आपने देखा ना फार्मर्स के बहुत सारे ग्रुप्स है, अच्छा बहुत अमीर वाला फार्मर, ये वाला फार्मर, अमीर में भी अलग अलग फार्मर है, तो फार्मर के भी कुछ ऊंचे वाले फार्मर है, कुछ नीचे फार्मर है, सब जो है जाति का डिविजन बहुत ज्यादा ही हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब क्या हुआ है, सब जाति बन चुकी है, कहीं अपने कस्टम्स के बेसिस पे, ट्रेडिशंस के बेसिस पे, भैया शादी किससे करनी है, किससे होगी, हमारे यहाँ उससे नहीं होती है, रिचुअल्स को लेकर और खाने की हैबिट्स को लेकर भैया सब डिविजन हो चुका है। और हम नॉर्थ इंडिया वाले इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जाति का या कास्ट का डिविजन कितना गंदा हो रखा है। भाई जनरल ओबीसी एससी एसटी तो है ही, चलो ठीक है, अब उस जनरल में भी इतनी अलग अलग कास्ट है, मान लो मतलब आई एम अग्रवाल, ठीक है, तो बनिया है, अब उस बनिया में भी अलग अलग बनिया है, छोटा बनिया, नीचा बनिया, ऊंचा बनिया, बीच का बनिया, बारहसिंगा, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब डिवाइड जो है वो कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा हो रखा है दैट आप उस चीज को कहोगे कि यार क्या है, इतना डिविजन, इतना सारा डिविजन जो है हमारे इंडिया में हो रखा है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं अलॉन्ग विद जाति, अब जाति के साथ साथ यहाँ पे एक और कैटेगरी है जिसका नाम है वर्णा, जिसे हम बोलते हैं वर्णा सिस्टम, जो कि उस टाइम पर हुआ करता था। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वैदिक टेक्स्ट से आया है। किससे आया है? वैदिक टेक्स्ट से आया। कहां से आया बच्चा? वैदिक टेक्स्ट, जो वेद है, जो वेदा है, जो लिखे गए थे उस टाइम पे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उन सबसे जो है ये आया है। कह रहे देयर वर 4 वर्णास, उस टाइम पे देखो क्या होते थे, 4 वर्णा होते थे। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर भी दिख रही होगी ये वाली, सबसे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण्स, अकॉर्डिंग टू दैट वर्णा सिस्टम, जो कि जिसमें 4 क्लासेस हैं, ब्राह्मण्स है, फिर क्षत्रिय है,
फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। तो कौन क्या काम कर रहा है? जो ब्राह्मण से कहते हैं भैया वो प्रिजर्व करने के लिए यानी कि बचा के रखने के लिए और फैलाने के लिए नॉलेज को, यानी कि जो ब्राह्मण से जो आज भी ब्राह्मण लोग ऐसा मानते हैं कि भाई वो जो है नॉलेज को यानी कि स्प्रेड करने के लिए, लोगों में नॉलेज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, नॉलेज को बचा के रखने के लिए और रिचुअल्स करने में, जो कथा हो रही है, भागवत हो रही है, गीता, जो भी सब कुछ हो रहा है, घर घर में कथा होती है, पंडित जी आते हैं, पूजा पाठ कीर्तन जागरण जो भी है, इन सब में कौन कर रहा है? वो ब्राह्मण कर रहे हैं। कहते हैं क्षत्रिय का काम क्या है भैया? कि वो सोसाइटी को डिफेंड करेगा, अपने भूमि को, अपने लैंड को डिफेंड करेगा और जब भी कोई वॉर होगा तो उसमें वो लड़ेगा। ये देखो क्षत्रिय हाथ में तलवार लेके ये खड़ा हुआ है, तो ये आपके क्षत्रिय हैं, ये आपके ब्राह्मण है जैसे अपने पंडित वाली उसमें है। कहते हैं वैश्य का काम क्या होता है? सपोज टू इंक्रीज सोसाइटी वेल्थ। वैश्य का काम है जो ट्रेड करते हैं, जो देखो यहाँ पे मूंछ है ना अच्छे खासी, तो ये वो कहते हैं ना लाला जी होते हैं ये, ठीक है, जो कि सोसाइटी में वेल्थ लेकर आते हैं, ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और लास्ट में कहते हैं आपके आते हैं शूद्र, जो कि आर्टिसंस होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, कॉमन मैन जैसे उस टाइम पे कहते थे, जो वर्कर्स है, जो सर्वेंट्स है, जो बेसिकली कहा गया था कि जो शूद्र है वो इन तीनों को सर्व करने के लिए है, इनका ध्यान रखने के लिए है शूद्र। वर्कर्स वगैरह जो क्राफ्ट पर्सन्स है ये सब इसके अंदर आ गए। ऑल दो आई एम समवन हु डजंट बिलीव दैट मच इन कास्ट सिस्टम, बाकी सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, कास्ट के ऊपर मेरी डिबेट बहुत लंबी पहुंच जाती है, सो इट्स नॉट कम टू दैट। ओके, अब देखो हम बात करते हैं डोंट मिस आउट, इसको मिस नहीं करना है हमने। देखो क्या बोल रहे हैं, यू मे हैव हर्ड द वर्ड इंग्लिश वर्ड कास्ट। हमने सुना है कास्ट, नॉर्थ इंडिया वाले तो कास्ट से मतलब जन्म जन्मांतर का रिश्ता है उनका, है ना। इट कम्स फ्रॉम पोर्तुगीज वर्ड, एक्चुअल में आया है ये पोर्तुगीज वर्ड कास्टा से, क्योंकि जो पोर्तुगीज ट्रेवलर्स थे वो लोग भी इंडिया में आए थे भाई, पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, ये सब आए हमारे यहाँ पे, वो सब आए। तो कह रहे हैं जब पोर्तुगीज यहाँ पर आए थे 16th सेंचुरी सीई, प्लीज एक बार याद रखना, अगर मैं बोल रही हूँ सीई यानी कि मैं बात कर रही हूँ एडी की, अगर मैं बोलती हूँ बीसीई यानी कि ये बात करती हूँ बीसी की। और बीसी क्या है मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, यहाँ पर भी दोबारा दिखा देती हूँ। देखो बीसी क्या है आपका, जब हमने बात करी थी कि भाई ये मान लो आपकी वो है जो आपकी लाइन है, यहाँ पे 0 हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, ठीक है, क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, जो जीसस क्राइस्ट थे, इनसे पहले का टाइम जो है वो आपका आएगा बीसी, जिसको अब के टाइम पे हम उसको बीसीई बोल देते हैं। और जो इनके बाद का टाइम है बच्चा वो आपका है एडी यानी कि एनो डोमिनी। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा नहीं है, बिफोर कॉमन एरा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, या फिर इसको हम बोल देते हैं कॉमन एरा, तो वो बिफोर कॉमन एरा है और ये कॉमन एरा है, ये आपका डिफरेंस है। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा था कि जो भी इससे पीछे होगा 1 यहाँ पे आएगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, फिर 3 यहाँ पे आएगा, एज योर मैथ्स की नंबर लाइन की तरह कि -1 -2 -3 -4 पढ़ा ना, इंटीजर्स वगैरह में होता है ये सब, तो 4 है यहाँ पे, 5 है, इस तरीके से ऐसे करके ये 100 जाएगा, 1000 जाएगा, 2000, 3000, 4000, 10,000, 1 लाख वहां तक जाएगा। और ये आपका है आज का टाइम जो यहाँ से शुरू हुआ है क्राइस्ट के बर्थ के बाद, कि पहला 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुए, ऐसे करते करते 100 साल हुए, फिर ऐसे करते करते 1000 साल हुए, ऐसे करते करते 2000 साल हुए, और आज चल रहा है आपका 2025, 25 साल और बीत गए, यह आपका हो गया 2025 का आज का साल। अब अगर यहाँ पे बोला गया कि भैया जो पोर्तुगीज थे वो 16th सेंचुरी सीई में आए हैं, यानी कि वो यहाँ पर आए हैं 1000 से 2000 के बीच में, क्योंकि सीई बोल रही हूँ, तो यहाँ पर आए 1600 सी, बेसिकली 16th सेंचुरी सीई है, तो यानी कि 1500 से लेकर के मैं 1600 की बात कर रही हूँ, हमने समझा हुआ ये। और अगर मैं बोलूं 16th सेंचुरी बीसी, यानी कि मैं 16 से 15 की बात कर रही हूँ। अब ये बात बहुत अच्छे से वो बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी, क्योंकि वहां पे मैंने इस चीज को 4 से 5 बार रिपीट करा है, सीई में डिफरेंस क्या होता है और बीसी में डिफरेंस क्या होता है। मैं बोल रही हूँ प्लीज एक बार जाके वो वाली वीडियो को आप लोग देख लेना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि भैया अभी चल रहा है हमारा 2025 और ये जो लोग थे वो 1600 सेंचुरी में आए, यानी कि 1500 में आए हैं, तो यानी कि मैं आज से 525 साल पुरानी बात कर रही हूँ। 2025 में से माइनस कर दूंगी 1500 को, यानी कि आज से 500 साल पहले आपके डच आए थे, सॉरी पोर्तुगीज आए थे, उनके बाद फिर आपके इंग्लिश आए यानी कि ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रेंच आ रहे, ये सब लोग यहाँ पे आ रहे थे। और ये सब कहाँ से आए थे? यूरोप वाले आपकी कॉन्टिनेंट से सारे के सारे आए थे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। और अगर मैं ये बोल रही हूँ, मान लो मुझे यहाँ पे अगर मुझे बोलते कि 16th सेंचुरी बीसी में आए हैं,
16 सेंचुरी बीसी में आए हैं जो ये पोर्तुगीज आए। तो मैं क्या करती, यहाँ पे आज ये निकालने के लिए कि आज से कितनी पुरानी बात कर रही हूँ, मैं 2025 में 1500 को ऐड कर देती, या 1600 को 1500 को मैं इसको ऐड कर देती, यानी कि आज से 3625 साल पहले की बात मैं कर रही थी। लेकिन क्योंकि हमने सी की बात करी तो सी में हम मान के चलते हैं इसी टाइम का, हम माइनस करते हैं ईयर निकालने के लिए कि आज से कितने टाइम पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो एक ही नंबर लाइन की एक ही साइड की बात हो रही है। अगर वो बीसी में पहुंच जाएगा तो मैं प्लस करूंगी, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो माइनस करूंगी, ये निकालने के लिए कि आज से कितने टाइम पहले की बात मैं इसमें कर रही हूँ। ये बात समझ में आ गई? चलो जी आगे मूव करते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि इस टाइम पे ये लोग जब आए थे तो इस टाइम पे ये जो चीज है और बढ़ गई थी। कई ऐसे लोग हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जो कास्ट और वर्ण को सेम मानते हैं। कई लोग हैं वो कहते हैं नहीं दोनों में डिफरेंस है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वर्ण जाति सिस्टम एक साथ ही बिल्डअप हुआ है। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव इसके ऊपर है। कह रहे हैं देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस। अब इस टाइम में थोड़ा सा पसीना आ गया बिकॉज ये फैन चल रहा था 2 नंबर पे, तो फैन भी बंद हो गया अब, ठीक है। तो बस इसमें से आवाज आ रही थी, ये बंद हो गया, तो थोड़ा सा अगर ऐसे वो हो ना तो इतना परेशान नहीं होना। ओके अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस। अब हिस्टोरिकल एविडेंस यानी कि पुराना हमारे पास इतिहास का एविडेंस है, प्रूफ है, टेक्स्ट का भी और इंस्क्रिप्शन का भी। समझा चुकी थी लास्ट क्लास में कि टेक्स्ट क्या है और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन क्या है। जब हमने कहा था कि कहां से हमें वो सब चीजें पता चली है कि इंडस वैली से गंगा प्लेन्स की तरफ आए थे, तो हमने कहा था कि एक तो हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से पता लगा है, खुदाई करके, हमें पुराने लिटरेचर से पता लग रहा है, चाहे वो वेदा का हो, चाहे बुद्धा का हो, चाहे जैन का हो, वो तो है। अब एक आपका इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखो एक आपका होता है मेनूस्क्रिप्ट, आपने आई थिंक क्लास 6 में पढ़ा होगा। एक होता है मनुस्क्रिप्ट और एक होता है इंस्क्रिप्शन। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है जब पाम लीफ पे हम कुछ लिखते हैं नॉर्मल, उसको एक पेन से कलम से काइंड ऑफ, तो उसको लिख रहे हैं तो नॉर्मल पाम लीफ पे है वो, तो उससे बुक बन जाती है, जिसे हमने बोला है मनुस्क्रिप्ट। लेकिन इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? देखो मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत हल्की है, वो खराब भी हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। देखिए इंस्क्रिप्शन पे क्या है, जब मैं बहुत हार्ड सरफेस पे, मेटल का सरफेस है, कोई सरफेस है, उस पर गड़वा रही हूँ कोई चीज, देख रहे हो पिक्चर में कैसा गड़ा हुआ है सब इस पे, आपको लग रहा है ये सालों साल हजारों साल मिट पाएगा? पाम लीफ पे लिखी हुई चीज मिट सकती है, वो खो सकती है, उड़ सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन क्या इंस्क्रिप्शन खराब हो पाएगा? लग रहा है आपको देखकर? ये चीज तो यहाँ पे ऐसे जम गई, बढ़ा के लिख दिया आपने कोई चीज, तो कैसे हटेगी वहां से? उसे हमने कहा इंस्क्रिप्शन। तो हमें ये जो चीजें की पता चलती है कि टेक्स्ट से और इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि अर्ली पीरियड में, यानी कि उस पुराने टाइम में इंडिविजुअल्स या जो कम्युनिटीज होती थी वो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करा लेती थी। अगर वो पहले फार्मिंग में इन्वॉल्व थी, उनको लगा इस साल की उनकी फसल खराब हो गई, वहां से हटेंगी, शहर में पहुंच जाएंगी और ट्रेड के काम में लग जाएंगी। अब अगर वो ट्रेड के काम में लग गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लग गई, तो फार्मिंग से हटकर किस में आ गई? फार्मिंग काम बेसिकली आपका वैश्य का हुआ, उससे हटकर वो किस में आ गई? आपके दूसरे कामों में आ जाएगी। मान लो कोई सर्वेंट है, सर्वेंट को काम नहीं मिल पा रहा है उस टाइम पे, शूद्र है, तो वहां से हटेगा, सिटी में आ गया, मर्चेंट के काम में लग गया, ट्रेड में लग गया, तो शूद्र से कन्वर्ट हो गया, वो आपका वैश्य में आ गया। उस टाइम पे कन्वर्जन होना बहुत आसान होता था, क्योंकि जो आपका वरना है बेसिकली वो डिसाइड होता था ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑक्यूपेशन, जो आप काम कर रहे हो। अगर अभी आप शूद्र थे, इस बात को समझना, अगर अभी आप शूद्र थे, मान लो मैं हूं, मैं शूद्र थी पहले, ठीक है भाई, मैं जो है काम करती थी, सर्वेंट थी, मैं और लोगों को काम करती थी। अब जो है उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा नहीं नहीं यहाँ पे तो मेरा स्कोप नहीं बन पा रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रही, मैं गांव से हटी, मैं शहर चली गई और मैंने वहां जाके किसी मर्चेंट को, ट्रेडर को ज्वाइन कर लिया और मैं वहां पे फिर उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर रही हूँ उसके साथ, या मैं उसका अपना काम करने लगी, तो मैं शूद्र से वैश्या में कन्वर्ट हो गई, यानी कि लोअर क्लास टू हायर क्लास आ गई एक तरीके से, समझ गए? लोअर वर्ण से अपर वर्ण आ गई। उस टाइम पे क्या था? ऐसा कुछ नहीं है। आज क्या है, जो पर्सन एससी में बॉर्न हो गया तो वो एससी ही रहेगा ता जिंदगी, है ना? तो जर्नल में है तो वो जर्नल ही रहेगा ता जिंदगी, वो पर्सन चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा अपनी कास्ट को। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे जो आपका वरना है वो डिसाइड करेगा आपका काम, आपका ऑक्यूपेशन, आप जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका वरना भी चेंज हो जाएगा। और इस बात का हमारे पास इतिहास गवाह है, उसमें कई चीजें लिखी हुई है टेक्स्ट में, इंस्क्रिप्शन में, कि लोग जो है अपना वरना को चेंज कर लेते थे अपने काम के अकॉर्डिंग। आज ऐसा नहीं हो सकता, ये बात आप जानते हो। अब देखो भाई यहाँ पे लिखा एग्जांपल के तौर पे, बहुत सूखा पड़ा है, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, डिजास्टर आया है, जिससे जो फार्मर्स की कम्युनिटी है वहां से हटके जो है सिटी में चली गई है, उसने कोई और काम कर लिया है। या मान लो कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ने कहा भाई ब्राह्मण का बच्चा हुआ, वो कह रहा है नहीं नहीं पापा मुझे तो इन सब चीजों में इतना वो नहीं है, मैं तो लड़ूंगा, देश के लिए काम करूंगा, तो वो पर्सन क्षत्रिय बन गया। तो ऐसा होता था उस समय पे। तो कह रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, ये
जो है अपनी एक्टिविटीज को खुद ही ऑर्गेनाइज करता था, खासकर पैसे वाली एक्टिविटीज को, जिससे उनके अंदर स्टेबिलिटी आती थी। जहां उनको लगे यहाँ पर पैसा है, वो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करते थे एंड हेंस उनका जो वर्ना का सिस्टम है वो भी चेंज हो जाता। ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलो आगे मूव करते हैं। कह रहे इन टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम हुई है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत रिजिड हो गया है, बहुत पक्का हो गया, रिजिड हो गया कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, और जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आई है और भेदभाव आया है टुवर्ड्स द लोअर जाति। बताया हमें भेदभाव आ गया टुवर्ड्स द लोअर जाति, लोअर कास्ट, और कुछ कम्युनिटीज को तो इवन इस वर्ना जाति के सिस्टम से निकाल दिया गया है, और वो कम्युनिटीज है आपकी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, जो आदिवासी हैं, उनकी कोई कास्ट नहीं होती है, क्योंकि उनको इस वर्ना जाति सिस्टम से निकाल दिया गया था उस समय पर। ये ट्राइब्स का रूप ले लिया इन लोगों ने, तो उनकी कोई कास्ट नहीं है, बस दे आर जस्ट स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, उनको निकाल दिया गया था। आप इसको आगे हालांकि पढ़ने वाले हो। कहते हैं वर्ण जाति का सिस्टम जो है इसका बहुत इंपैक्ट है हमारी इंडिया की सोसाइटी के ऊपर। कह रहे जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स। भैया जो स्कॉलर्स आए एक के बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, जनरेशन चेंज हुई है, उन्होंने इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत पर्सपेक्टिव उन्होंने देखे हैं, और बहुत कह रहे एक एग्रीमेंट इस चीज को लेकर सीन रखा गया है। एक बात है कि भाई पहले का जो सिस्टम था वरना का, वो बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होता था अर्ली पीरियड्स में। अब जो है वो क्या हो गया, समय के साथ साथ बहुत ज्यादा ही रिजिड हो गया है। और खासकर रिजिड कब हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो ये बदतमीज आए थे ना हमारे कंट्री में, महाबदतमीज इंसान ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, उन्होंने उनके टाइम पे ये जो वर्ना का सिस्टम था बहुत ज्यादा ही और रिजिड हो गया था। कहते हैं लेट अस आल्सो कीप इन माइंड दैट व्हाइल द वर्ना जाति हैज बीन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहा है, कि भाई कह रहे हैं हम इस बात को भी ध्यान में रखो कि भाई जो वर्ना जाति का सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया की सोसाइटी में, लेकिन ये इकलौता नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे जो कि आप आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ने वाले। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं इसके बारे में सोचो एक बार कि जो इनइक्वालिटीज है हमारी सोसाइटी में वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से है। कह रहे हैव यू एवर एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट फ्रॉम वेयर यू और एनीवन यू नो, मतलब आपने कभी कुछ देखा है कि जहां पर आप हो या फिर जिसको आप जानते हो वो कहीं गए हो और वहां पे उनको बाकी लोगों से अलग तरीके से ट्रीट करा गया हो, कुछ इस टाइप का आपने देखा है? क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी और ज्यादा चाहिए और डिजायरेबल है, इक्वालिटी चाहिए, और जो नहीं है जिन शहरों में, जिन गांवों में, वहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए? तो आपको बताने कुछ इनिशिएटिव्स जिससे किस तरीके से इन इनइक्वालिटीज को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चीज को देख सकते हो कि भाई आपको बताना है कि आपने कभी देखी है इनइक्वालिटी वगैरह, अगर देखी है तो कहाँ देखी है, आपके फ्रेंड किसी फ्रेंड ने देखी है, मान लो कोई एक, जैसे पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि अभी कुछ टाइम पहले ही की बात कर रही हूँ, हमारे आजादी से पहले की बेसिकली, तो जो हमारे वो थे ना बी.आर. अम्बेडकर जी, उनके साथ बेसिकली ऐसा होता था जब मान लो एक कुआं है जो कि जनरल कास्ट का है, एक कुआं है जो कि एससी का है, तो अगर उनको एससी को कितनी ही प्यास लग रही है, अगर उनका कुआं खाली है तो जब तक वो कुआं भर नहीं जाएगा उनको पानी नहीं मिलेगा, वो जनरल वाले के कुएं से जाके पानी नहीं ले सकते थे। ये कुछ चीजें हैं जो उस टाइम पे इनइक्वालिटी उन लोगों ने फेस करी है, ऑल्दो आई रियली होप ये आज ऐसा कहीं पर भी ना होता हो, लेकिन फिर भी मुझे सुना है, मैंने पढ़ा है कई आर्टिकल्स में कि दूर जो गांव होते हैं, बहुत रिमोट एरियाज है, बिल्कुल अंदर वाले एरियाज है, वहां पे स्टिल कई जगहों पे कुछ चीजें इनमें से आज भी होती हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ पता है, कभी कुछ हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना इंसिडेंट जरूर शेयर करना, अपने फ्रेंड का या किसी का भी जो आपको कुछ पता हो इनइक्वालिटी के बारे में, जो असमानता है आज भी हमारे देश में कास्ट को लेकर, उसका आपको कोई भी इंसिडेंट हो जो आपको शेयर करना हो, तो आप बिल्कुल फ्री हो कमेंट बॉक्स में इस चीज को शेयर करने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो कह रहे हैं डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया, अब और कहां कहां पे डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में उसकी हम बात करते हैं। कहते हैं फर्स्ट मिलेनियम बीसी में, लिख दिया मैंने कहां से कहां तक ईयर की बात कर रही हूँ। इस टाइम पे कम्युनिकेशन रूट्स आए थे। कम्युनिकेशन रूट्स का क्या मतलब है, यहां से यहां तक जाना तो कम्युनिकेशन करना, आपस में मिलना जुलना, वो सब आ रहे हैं ट्रेड के पर्पज से। पिलग्रिमेज के पर्पज है, पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, जब लोग बहुत दूर दराज से आते हैं ना इंडिया के रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने के लिए, बेसिकली बुद्धिस्ट के बारे में जानने के लिए, जैन के बारे में जानने के लिए, वेदों के बारे में जानने के लिए, उनकी मोनास्ट्रीज में आने के लिए जहां पे वो लोग रह रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपली पिलग्रिमेज। या मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह भी होते थे। अब देखो इस कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इस कम्युनिकेशन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स रहे हैं। फर्स्ट आपका है बच्चा उत्तरा पथ और सेकंड आपका है बेटा दक्षिण पथ। देखो अब ध्यान सुनना इस चीज को। अब देखो कह रहे हैं फर्स्ट वन जो है वो कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट रीजन को गंगा प्लेन से, और ईस्टर्न इंडिया आता है। अब एक बार जरा यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखना,
क्या होता था, मैंने बताया था पहले भी, चाइना के जो लोग थे, कुछ पिलग्रिम्स हैं, हुएनसांग है, शासियांग है, हुइशांग है, बहुत सारे थे जो कि चाइना से आपका इंडिया की तरफ उन्होंने ट्रेवल किया था। तो वो लोग पता है यहाँ से नहीं आए, वो लोग यहाँ से कोई नहीं आया, सारे के सारे ऐसे घूमकर और ऐसे जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यहाँ पे हमारे पास ना हिंदू कुश माउंटेन्स है, हिंदू कुश माउंटेन, जैसे कि हमारे इंडिया में यहाँ पर हमारे पास माउंट एवरेस्ट, सॉरी आपका कंचनजुंगा या बाकी है ना माउंटेन की रेंजेस है, आपने हमने पढ़ा हुआ है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक वगैरह, और यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, तो आपको पता ही है। तो कह रहे हैं यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स को ये लोग क्रॉस करते हुए, यानी कि बेसिकली नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट में क्यों बोल रही हूँ, देखो आपको पता है, मान लो ऐसे करके आपका मैप है, ऐसे आपका जो एरिया होता है, डायरेक्शन जो होती है, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला जो पार्ट हुआ ये आपका हुआ नॉर्थ वेस्ट, सिंपल है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पार्ट हुआ ये आपका हुआ नॉर्थ ईस्ट। ये आपकी ज्योग्राफी की डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये आपका साउथ और ईस्ट के बीच का, इसे हम बोलोगे साउथ ईस्ट। ये आपका साउथ और वेस्ट के बीच का, जिसे आप बोलोगे साउथ वेस्ट। इस तरीके की डायरेक्शंस होती है हमारी। अब देखो ये वाला जो एरिया पड़ा, आप देखोगे ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पे बनाओगे, तो ये जो एरिया पड़ता है आपका, ये पड़ता है नॉर्थ वेस्ट, समझ गए, ये नॉर्थ है आपका, ये आपका वेस्ट है, तो ये आपका पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट। इसी की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट रीजन से जो ये लोग थे, ये इस तरीके से इंडिया के प्लेन्स में आते हैं, गंगा प्लेन्स में आ गए, देखो दिख रहा है गंगा प्लेन्स में आ गए, और ये लोग फिर यहाँ पे ईस्ट की तरफ यहाँ से जो है जाते हैं, यहाँ तक का जो है, यहाँ से लेकर के टेक्शिला से गंधारा, टेक्शिला से लेकर के बेसिकली यहाँ तक जो है जाता था, और ये आपका था उत्तरापथ। तो टेक्शिला से जो है ये शुरू होएगा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, टेक्सिला से आपका ये शुरू होगा और फिर जो है ये जाएगा आपका बंगाल तक, बेसिकली वैसे जाएगा राजगृह तक। ये दिख रहा है राजगृह, जब आपकी कैपिटल थी उसकी राजगीर पाटलिपुत्र। राजगीर पाटलिपुत्र किसकी, मगध की कैपिटल थी, याद आ गया, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां तक ही आता। हाँ, आप देखो वही यहाँ पर उसके बाद कह रहे हैं, जो सेकंड पार्ट है आपका वो कौशाम्बी से आएगा प्रयागराज के पास, देखो दिख रहा है यहाँ पे श्रावस्ती कैपिटल थी उसकी, यहाँ से ये शुरू हो गए इस तरीके से नीचे की तरफ आकर। दक्षिण पथ का मतलब क्या है, दक्षिण में यानी कि साउथ की तरफ। उत्तरा पथ का मतलब क्या है, जो नॉर्थ में है, दिख गया वो नॉर्थ में, ये आपका साउथ में है। इस तरीके से यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे कैपिटल से होता हुआ प्रयागराज के पास से, इलाहाबाद के पास से दक्षिण पथ जो नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ आके फिर ये रुक जाएगा, दिख गया आपको, यहाँ आके फिर ये रुक जाएगा वन ऑफ द महाजनपद पे आके, विंध्या की रेंज को, जो कि माउंटेन रेंज है नर्मदा के पास है, इसको क्रॉस करेगा और फिर जो है यहाँ तक आ जाएगा। देख रहे हो, एक सेकेंड रुको, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे आपकी विंध्या की रेंज है, विंध्या और सतपुरा रेंज, आपके सतपुरा ऊपर है, विंध्या नीचे, इसके भी नीचे तक आएगा, इसको क्रॉस करता हुआ, और यहाँ पे आके ये रुक जाए। समझ में आ गई ये वाली बात। ये आपका है बच्चा दक्षिण पथ, और वो आपका था उत्तरा पथ, जो कि उस टाइम के इंपॉर्टेंट दो कनेक्शन के रूट्स थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, ये आपको दिखा रखा है शिशुपालगढ़ का एरिया दिखा रखा है, जो भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में है, जिसको पहली बार खोदा गया 1948 में। और ये क्या है ना कि सिटी के बिल्कुल पास का है, यहाँ से आप डायरेक्टली सिटी में जा सकते हो। देख रहे हो गेट कितना पतला सा है, यहाँ पे देखो ये नदी का, ये नदी यहाँ पे दिखा रखी है आपको, ये मोट वाला एरिया थोड़ा बहुत दिखा रखा है। यहाँ पे देखो गेटवे कितने पतले पतले से, ताकि एक्चुअल में कौन कौन शहर में आ रहा है हम इस चीज को बहुत अच्छे से देख सके, इनके मूवमेंट को हम अच्छे से देख सके कि यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमने पहले ही पढ़ा था कि उस टाइम पे लोग क्या करते थे, एंट्रेंस को बहुत पतला रखवाते थे, ताकि हमें दिख सके कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है एग्जैक्टली। अब देखो मैं बात करते हैं उसके बाद मेनी लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स का मतलब क्या होता है, मान लो एक मेन रोड है जो ऐसे जा रहा है, उसको कनेक्ट करते हुए एक पतला सा रोड यहाँ से आ रहा है जो ऐसे परपेंडिकुलर काट रहा है उसको, उसे बोलते हैं लेटरल रूट्स। आपको दिख गई पिक्चर, ये जो लो रोड्स है ये और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे थे, स्पेशली जो आपके पोर्ट्स है वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट पे। यहाँ पे देखो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे इसको भी कनेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे रूट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड करने के। ट्रेड का मतलब पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के। कहते हैं ईस्टर्न रीजन में कई सारी जो सिटीज थी वो इमर्ज होती है। यहाँ पे आप देखोगे ईस्टर्न सिटीज में जैसे कि शिशुपालगढ़ है, जो कि आज का भुवनेश्वर है, उड़ीसा वाला पार्ट, जो कि कलिंगा रीजन की कैपिटल हुआ करती। देखो ये रहा उड़ीसा कलिंगा रीजन, इसमें एक आपका था शिशुपालगढ़, यहाँ पे समवेयर, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। और वहां पे स्ट्रिक्ट स्क्वायर गेम था, मतलब फोर्टिफिकेशंस थी, बहुत चौड़ी चौड़ी स्ट्रीट थी, उसकी बात यहाँ पे बेसिकली करी गई है कि ट्रेड में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर साबित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे सिटीज बनी थी, जैसे कि शिशुपालगढ़ का एग्जाम्पल दे रखा है ईस्टर्न कोस्ट पे।
अच्छा, फिर यहाँ पर कह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट का सदर्न रीजन जो है, देखो ये रहा आपका सदर्न रीजन। यहाँ पे कहा गया है सिटीज जो है, यहाँ पे देखो ऊपर तो यहाँ पर बन रही है। पता है क्या हुआ था, बहुत टाइम तक ये जो ऊपर का पूरा पार्ट था, इन सब एरिया को बहुत कई एम्परर्स आए, उन सब ने इसको ऑक्यूपाई करा। लेकिन जो आप कहे नीचे वाला पार्ट था ना, सदर्न पार्ट, जैसे आप बोल रहे एक्सट्रीम वाला, बिल्कुल साउथ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बहुत से जो कई सारे एम्परर्स आए वो इसको कॉन्क्वेर कर ही नहीं पाए। ठीक है, बाद में इसमें बहुत लास्ट में तभी कह रहे हैं 400 बीसीई के आसपास यहाँ पे सिटीज बनना शुरू हुई थी। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी कुछ प्रोडक्शन वगैरह की, वो तो और पहले से हो रही थी। लेकिन यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम निकल कर आते हैं जो आपके हैं चोला, चेरा और पांड्यास। आपको ये नाम याद रखना है कि भाई सदर्न इंडिया में कौन से 3 किंगडम निकल कर आए थे। उसमें आपको कोई कलिंगा का नाम नहीं लिखना, कोई मगध का, कोई अश्म का, महाजनपद, कुछ नहीं। वहां आपको बताना है ये 3, चोला, चेरा और पांड्या। आपका चोला वाला जो पार्ट था बेसिकली आंध्र प्रदेश में था, ये चेरा वाला कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर कर्नाटक और केरला में था, और पांड्या वाला आपका जो है तमिलनाडु में था। इस तरीके से यहाँ पर ये 3 किंगडम्स बेसिकली आए थे। अब देखो जो आपको यहाँ पर ये मैंने सब कुछ समझाया था, इसमें बेसिक से एक चीज हमारी रह गई थी, दैट वाज, एक सेकेंड रुको, कि आपको ये पता चल चुका है कि इसके पहले 1900 के आते आते हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। और जिसके बाद धीरे धीरे करके इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे जो है आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन गंगा प्लेन्स वाली वो शुरू हुई थी। यहाँ पे समवेयर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम। फिर कह रहे यहीं पर जब ये शुरू हुआ था उसी टाइम पे आपके जनपद फॉर्म हुए थे। जनपद जब फॉर्म हुए उसके कुछ टाइम बाद ही महाजनपद फॉर्म हुए थे, क्योंकि महाजनपद में क्या हुआ था आपका पता है ना, कि इन्हीं जनपद ने एरिया को मर्ज करा था और महाजनपद फॉर्म करे थे। उसकी बात कर रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पे बोला आपका इसी बीसी के 400-300 बीसी के आसपास आपका ये फॉर्म हुआ सदर्न रीजन में। फिर आपका सेंटर्स बनेंगे, किंगडम्स वगैरह फॉर्म हुए, चोला, चेरा और पांड्या। समझ में आ गई जी। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट शेल्स दिखा रखे हैं, कुछ बहुत कीमती आपको जेम स्टोन्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो कि तमिलनाडु वगैरह से पाए गए हैं, कोदुमनल की साइड से। साइट का मतलब क्या होता है, लोकेशन बेसिकली। अच्छा अब देखो कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ उससे अलग अगर आप देखोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मोस्ट एंशियंट तमिल लिटरेचर है, आपको उसका नाम बताओगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में। इसका एक बार नाम बताओ मुझे, तमिल लिटरेचर सबसे पुराना, मोस्ट एंशियंट तमिल लिटरेचर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग मुझे नाम बताओगे सबसे पुराना तमिल लिटरेचर कौन सा था। उसमें वो किंगडम्स वगैरह सब लिखे, उसमें उस लिटरेचर में चोला, चेरा, पांड्या सबके बारे में लिखा गया है, कुछ किंग्स के बारे में लिखा गया है। कह रहे हैं क्योंकि जो सदर्न रीजन था वो रिसोर्स रिच था, यानी कि सदर्न रीजन में, क्योंकि आप देखोगे अभी तक किंगडम फॉर्म नहीं हुए थे इतने, यहाँ पे एक्सकेवेशन नहीं हुई है, खुदाई नहीं हुई है, कुछ खास मिला नहीं है। तो यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है, रिसोर्स रिच है ये एरिया, जहाँ पे गोल्ड बहुत अच्छा है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और प्रीशियस स्टोन्स, कीमती यहाँ पे स्टोन्स वगैरह हैं, गोल्ड यहाँ पर मिलेगा आपको, स्पाइसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर मिल रही थी। और ये जो एरिया था बहुत प्रॉफिटेबली ट्रेडेड था, मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत प्रॉफिटेबल आपका ट्रेड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ, बल्कि यहाँ से जो लोग ट्रेड भी कर रहे थे, किंगडम वाले जो किंग वगैरह थे जो यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि आप देखोगे साउथ एशिया से, इधर से इंडोनेशिया वगैरह से, यूरोपियन कंट्रीज से, यहाँ के जो लोग थे वो हर जगह से ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है बहुत प्रॉफिटेबल है और यहाँ पे जो रिसोर्स मिल रहा है वो आसपास कहीं आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग अच्छा खासा ट्रेड भी कर रहे थे। अब देखो यहाँ बोल रहे हैं बाय 300 और 200 बीसी के अराउंड ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट था हमारा, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब कवर हो जाता है श्रीलंका तक। ये इन सब, और खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, जो आपका ये वाला रीजन है ना, ये वाला ऐसे घूमता हुआ आता है लास्ट वाला नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सब जो है इंटरकनेक्टेड आपस में काफी हो चुका था। आप देखोगे गुड्स है, ये कल्चर है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है, सेंट्रल ईस्ट एशिया में जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, नॉर्थ एशिया में जा रहा है, हर जगह पे जो है आपका यहाँ का कल्चर, यहाँ के गुड्स, यहाँ की चीजें जो है जा रही थी। कहते हैं उसी टाइम पे महाजनपद ने धीरे धीरे करके एग्जिस्ट करना खत्म कर दिया, महाजनपद का होना बंद हो गया, खत्म हो गया, महाजनपद की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, जिससे वहां पे फ्रेश डेवलपमेंट हो सके उसके लिए जगह भी बच गई, जिससे इंडिया की अब जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, वो दोबारा से अब शेप होगी, क्योंकि जो महाजनपद बने थे जनपद के होने के बाद वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। खत्म क्यों हुए, क्या हुआ, वो सब आपका पार्ट नहीं है जानने का। देखो हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की, बिफोर वी मूव ऑन। क्या इसमें 3 पॉइंट्स रखे हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम बीसी, एंड की बात कर रहे हैं, यानी कि
पहले सेकंड मिलेनियम बीसी का मतलब क्या है, कहां से कहां तक कि भैया 2000 से लेकर के 1000 तक। अब एंड का मतलब क्या है कि 1000 पे आने वाली हूँ, यानी कि 1200, 1300, 1200 या 1100 बीसी के आसपास की बात कर रही हूँ। इस टाइम पे जनपद आए थे, हमको पता है 1200 1300 बीसी के आसपास। हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पे देखा ना हमने कि जनपद आए थे 1200 1300 बीसी के आसपास, ठीक है जी, ये आते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर कह रहे हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में आ रहे हैं, काफी छोटे थे, राजा इनके जो है हेड पे बैठा हुआ था, जो कि काउंसिल यानी कि एडवाइस लेता था एल्डर्स वगैरह की असेंबली से। हमने देखा था सभा समिति उन सबसे जो एडवाइस वो ले रहा है, जनपद वगैरह फॉर्म हो रहे थे। फिर हमने देखा था 16 महाजनपद, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके अवंती, उज्जैन और आपका मगध, तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, अश्मका वगैरह ये सब काफी इंपॉर्टेंट थे। कहते हैं पहले ये जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट्स थी फर्स्ट मिलेनियम बीसी की। उसके बाद कहते हैं इनके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन यहाँ पे आता है, जो कि धीरे धीरे करके सारे डायरेक्शन से फैल जाएगा। गंगा रीजन से आया था और फिर धीरे धीरे करके साउथ इंडिया तक फैल जाएगा, कह रहे। लेकिन 300 बीसी हमने देखा इसके आसपास महाजनपद ने एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया एग्जिस्ट करना। देखो इसलिए डॉट 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 आ रही है कि 400 बीसी के बाद इन्होंने एग्जिस्ट करना बंद कर दिया, खत्म हो गए थे उसके बाद धीरे धीरे करके महाजनपद। अच्छा, फिर कह रहे हैं सेम पीरियड में क्या हो रहा है, इसी टाइम के आसपास 300 बीसी के आसपास वास्ट नेटवर्क बन रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है रोड्स का, जो कि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि उत्तरापथ दक्षिण पथ, ये सब चीजें ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है आपस में, इधर से उधर, और बेसिकली सारे ही रीजन को। हमने लास्ट में यही पॉइंट पढ़ा ना हमने कि इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो है सारा का सारा जो सब कॉन्टिनेंट था वो आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हो गया, ईस्ट वेस्ट जुड़ गया, नॉर्थ साउथ जुड़ गया, पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट पे कल्चर का, गुड्स का, इन सब का ट्रेड हो रहा था। लोगों की गुड्स, लोग यानी कि सामान, लोगों की आइडियाज, लोगों की टीचिंग्स, जो उपनिषद होते हैं, बातें हैं वैदिक पीरियड की, बुद्धिस्ट की, जैन की, ये सब जो है रोड्स के थ्रू, पिलग्रिमेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग गई। समझ में आ गया? आई रियली होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। 7th क्लास है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। कुछ और अगर वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता देना। साइंस का भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके अलावा अगर कुछ हो मैथ्स इंग्लिश वगैरह तो वो आप मुझे बताना, मैं वो उसको कराऊंगी। एंड थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो को देखा हो तो, और इन वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। एंड चलो बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।